हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचिंग उड़ान। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे हिंदी के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको अधिगम एवं अर्जन, जो कि हमारे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। तो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको भी अच्छा लगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं मेरे सेकंड चैप्टर के साथ, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल। तो भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा समाज में रहकर भाषा का अर्जन करता रहता है। बालक सुनकर, पढ़कर, ग्रहण करके और अभ्यास के द्वारा भाषा को अर्जित करता है। कैसे करता है? सुनकर, पढ़कर, ग्रहण करके और अभ्यास के द्वारा। यानी कि हमको स्वाभाविकता से ही पता चल रहा है कि मतलब नेचुरल तरीके से, मतलब समाज में रहकर बच्चा एक भाषा को कैसे ग्रहण करता है, यानी कि अनुकरण के माध्यम से भी वह सीखता है, मतलब नकल करके सीखता है। तो हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं? सुन करके, किसी चीज़ को पढ़ के, यानी कि हर चीज़ को ऐसे ग्रहण करते हैं और हम प्रतिदिन भाषा का अर्जन करते हैं। सेकंड पॉइंट है रुचि का सिद्धांत, यानी कि रुचि मतलब आपको पहले से पता चल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। जब तक भाषा सीखने में बच्चे की रुचि ना हो तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। भाषा अध्यापक का यह कर्तव्य है कि पाठ्य सामग्री में बच्चे की रुचि जागृत करें। यानी कि जैसे कोई बच्चा है, क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेना पढ़ने में, तो आप क्या करेंगे? उसकी रुचि कैसे जागृत करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अलग से टेक्निक, यानी कि उसको मतलब बताएंगे कि जैसे आप मान लीजिए आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं कि इसमें आगे क्या होगा, आप उसको बताएंगे कि इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा, तो बच्चे क्या करेंगे? उसको मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो यानी कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाएं, ताकि वह शिक्षण में इंटरेस्ट ले सकें, यानी कि भाषा सीखने के लिए वह खुद इंटरेस्ट लेने लग जाए, यानी कि शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। थर्ड है प्रयत्न का सिद्धांत, यानी कि भाषा तत्वों की जटिलता को प्रयत्न के बिना नहीं सीखा जा सकता। यानी कि जो भाषा तत्व हैं उनको हम बिना जटिलता के नहीं सीख सकते। इनको सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। यानी कि मतलब हमको किसी चीज़ को सीखना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, यानी कि निरंतर हम उस चीज़ के लिए अभ्यास करते रहते हैं, तब जाकर हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो यानी कि हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। यहाँ गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैं जो भी हाईलाइट करके लाई हूँ, आप उसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है मेरे कंटेंट में से, नहीं तो आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो विषय या क्रियाएं बच्चों के जीवन से संबंधित होती हैं वह उन्हें जल्दी सीख लेते हैं। यानी कि मतलब जैसे कि कक्षा में जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो मतलब उसको मतलब हर चीज़ को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे क्या करते हैं? जल्दी उस चीज़ को सीख लेते हैं। अतः अध्यापक को पढ़ाते समय ऐसे उदाहरण और सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो, ताकि वह सरलता के साथ आत्मसात कर सके। अभी मैंने आपको बताया था, मतलब एक शिक्षक को कक्षा में प्रत्येक बच्चे के लिए उसके जीवन से संबंधित करते ही उसको शिक्षण करना चाहिए, शिक्षण कराना चाहिए, ताकि वह सरलता के साथ आत्मसात कर सके, यानी कि ग्रहण कर सके। फिफ्थ है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। यदि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रखा जाए तो बच्चे भाषा को जल्दी सीख लेते हैं। यानी कि हाँ, ये क्रियाशील बच्चे मतलब बच्चों को हम मतलब क्लास में बच्चे को हमको क्या करना है? एक्टिव रखना है। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में मतलब रुचि नहीं लेते हैं, यानी कि वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, शांत बैठे रहते हैं, या उनको खड़ा करके कुछ पूछो तो वो जवाब नहीं देते हैं। तो क्या होता है? शिक्षक को क्या होता है, यानी कि शिक्षक क्या, अगर हम भी हैं, हम किसी बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं और वो नहीं बोलेगा तो हमको गुस्सा आने लगता है और हम एक आधो थप्पड़ ज़रूर लगा देते हैं।
तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको पर्सनली इस बच्चे को बुला करके उसका इंटरेस्ट जानना है कि बताओ आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो जो वो अपने इंटरेस्ट को बताएगा तो हमको उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको मतलब शिक्षण कराना है। यानी कि अगर उसको पेंटिंग करना पसंद है तो हम उसको बोलेंगे कि चलो पेंटिंग बनाओ, और जैसे कि वो पेंटिंग बनाता है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि आपने कैसे बनाया, चलो इसको सारे बच्चों के सामने बताओ आपने इसको कैसे बनाया है। यानी कि इससे क्या हुआ, क्लास में जो बच्चा नहीं बोल रहा था तो वह बोलने लगा, यानी कि वह बच्चा एक्टिव हो गया, यानी कि मतलब एक्टिव हो गया। तो ऐसे कक्षा में शिक्षक को बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। 6 है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ द एम्स। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वे शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का चयन एवं व्यवस्था ठीक ढंग से कर सके। यानी कि इसका मतलब अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मतलब विभिन्न क्रियाओं का चयन एवं व्यवस्था ठीक ढंग से कर सके। यानी कि कक्षा में जो अध्यापक को जो कुछ भी पढ़ाना है तो वह उसको पहले से ही ठीक ढंग से चयन कर ले, यानी कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ताकि क्लास में जैसे शिक्षक जा रहा है तो वह एक निश्चित कि आज मैं यह पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आपके लिए वीडियो लाई हूँ तो मेरा एक निश्चित उद्देश्य है कि मैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपको पढ़ा रही हूँ। तो यानी कि जो एक अध्यापक का उद्देश्य है वो निश्चित होना चाहिए। 7 अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। भाषा की दक्षता यानी कि परफेक्टनेस के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। मतलब अभ्यास बहुत जरूरी। किसी भी विषय में हम दक्ष तभी हो सकते हैं जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं। आपको भी पता है जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हम उस चीज़ में क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा एक जैसे हिंदी है वो वीक सब्जेक्ट है, इंग्लिश है वो हमारा थोड़ा सा अच्छा है और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यानी कि हम क्या होंगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हमको अभ्यास करते रहना चाहिए। बार बार अभ्यास के द्वारा संकोच एवं त्रुटियों में कमी आ जाती है। बार बार अभ्यास के द्वारा यानी कि जैसे कि अब हम जैसे अब मतलब अभ्यास नहीं करते हैं तो उस चीज़ में हमारी क्या होगी, कमी होगी, और हम उस चीज़ में क्या करेंगे, त्रुटियां करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी संकोच भी कम होगी और हमारी त्रुटियां भी कम होगी, यानी कि हम उस सब्जेक्ट में गलतियां भी कम करेंगे। 8 है गाइस, यहाँ अनुसरण हो गया है, वहाँ अनुकरण होगा। तो यहाँ अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। देखिए मैं आपके लिए इंग्लिश में भी नोट करके लाई हूँ, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए। तो यानी कि अनुकरण से आज से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नकल करके सीखना। बाल्यावस्था में बच्चा अपने आप में बड़े बड़े शब्दों को नहीं सीख सकता है, यानी कि मतलब बड़े बड़े शब्दों को नहीं सीख सकता है। उसे हम पहले बोलकर दिखाते हैं, बाद में उसको बोलने के लिए कहते हैं। मतलब पहले हम बोलते हैं फिर उसको रिपीट करवाते हैं, अतः वह हमारी नकल करके सीख लेता है। भाषा की शुरुआत करने में अनुकरण का बहुत बड़ा महत्व है। आप प्राइमरी में भी मान लीजिए एक अध्यापक होता है, वो क्या करता है, कविता बोलता है, पहले वो बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं, फिर वो बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं, यानी कि क्या, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी उस चीज़ को अनुकरण के माध्यम से राइम्स को सीख लेते हैं। तो यहाँ ये अनुकरण का सिद्धांत हुआ हमारा। 9 है व्यक्तिगत भिन्नता, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता से वैसे भी आपको पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी कि कोई सेम तो होता नहीं है, हर किसी में कोई कुछ ना कुछ भिन्न होता है। तो कक्षा में हर बच्चे की मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी समझने की क्षमताएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। अतः भाषागत त्रुटियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना ज़रूरी है, अन्यथा बच्चे विषय में पिछड़ने लगते हैं। तो जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये हुआ कि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई मानसिक रूप से तेज होता है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि उसको प्रॉपर हर एक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत ध्यान देना ज़रूरी है, यानी कि पर्सनली अटेंशन देना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है क्लास में शांत बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको पर्सनली अटेंशन देंगे, कि उसको पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी है वो बच्चा बताएगा। तो यानी कि शिक्षक को क्या करना, उन कमियों को दूर करना और बच्चे को मतलब उस कमियों के बारे में जान करके उसकी कठिनाइयों को दूर करना है, ताकि वह हर एक बच्चे के साथ आगे निकल सके, ताकि वह किसी भी विषय में पिछड़े ना।
10 है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्सेटाइल अटेम्प्ट्स। अपने शिक्षण को सरल व सुगम बनाने के लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत अपनाना चाहिए। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत मतलब ये है कि हर मतलब जैसे संज्ञा की परिभाषा का अलग सिद्धांत, अलंकार को अलग बहुमुखी के हिसाब से पढ़ाना, मतलब हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग मतलब पढ़ाना बच्चे को, मतलब सरल और सुगम बना करके। संज्ञा को अलग से बताना, सर्वनाम को अलग से, विशेषण को अलग, अनुक्रिया अलग क्रिया के द्वारा बताना, मतलब हर चीज़ को अलग से। किसी पाठ को पढ़ाते समय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समास, अलंकार, अनुवाद और नियमों आदि के साथ परिचर्चा करते रहना चाहिए ताकि बच्चे बहुमुखी चिंतन कर सकें। बहुमुखी चिंतन मतलब हर चीज़ को लेकर वो चिंतन, हर तरीके का चिंतन कर सके, मतलब हर चीज़ के बारे में सोच सके। तो ऐसे हमें बच्चों को बहुमुखी चिंतन का कराते रहना चाहिए। ये हुआ हमारा बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। तो गाइज़ आज हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत यहाँ पूरे हुए हैं, जो कि हमने जाना है कि हमारे कौन कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो मैं यहाँ एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से हमारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत थे। फर्स्ट था स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा था रुचि का सिद्धांत, तीसरा प्रयत्न का सिद्धांत, चौथा जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, पांचवा क्रियाशीलता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, यहाँ ये अनुसरण है, इसको अनुकरण कर लीजिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।